नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। वक्त हो चला है बड़ी बहस का। बिकरू पार्ट 2 के गुनहगारों पर कार्रवाई कब? यूपी के कासगंज में कानपुर के बिकरू कांड जैसी वारदात के बाद सीएम योगी की सख्ती पर पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए कासगंज कांड के एक आरोपी को ढेर कर दिया। लेकिन कासगंज कांड में जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिली है अफसरों की, उसने एक बार फिर से पुलिस अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस कांड के बाद से आला अधिकारियों के लापरवाह रवैये से उनके कार्यप्रणाली और बदमाशों पर एक्शन प्लान पर सवाल खड़ा हो रहा है कि शराब माफिया को पकड़ने पर सिर्फ चंद पुलिस वाले क्यों भेजे गए और दबिश के दौरान क्या कर रहे थे सर्किल ऑफिसर और पुलिस अधीक्षक? पुलिस पर हमला करने की हिमाकत बदमाशों ने कैसे की? ऐसे हालात पैदा करने वाले अधिकारियों पर आखिर कब होगी कार्रवाई? तो बस इसी मुद्दे पर हमारी आज की ये बड़ी बहस। कानपुर के बिकरू कांड की तस्वीरें अभी लोगों के जहन में ताजा ही हैं, जहां पर पुलिस अधिकारियों की लापरवाही से 8 पुलिसकर्मी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने इससे भी सबक नहीं लिया। अगर थोड़ा भी सबक लिया होता तो आज कासगंज में बिकरू कांड पार्ट 2 न दोहराया जाता। कासगंज में बदमाशों ने सिपाही देवेंद्र की बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि दरोगा अशोक पर भालों से जानलेवा हमला किया, जो अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सिरपुरा थाने के दरोगा जी और आरक्षी देवेंद्र नगला धीमर गांव में वांछित अपराधी की तलाश में गए हुए थे और वहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई हैं और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। कासगंज में जिस तरीके से बदमाशों ने पुलिस कर्मियों को घेर कर उन पर जानलेवा हमला किया, उससे ये पूरी तरह साफ हो गया है कि आला पुलिस अधिकारियों ने कानपुर के बिकरू कांड से कोई भी सबक नहीं लिया। क्योंकि पुलिस की दबिश कैसे जानी है, कितने लोग रहेंगे, ये जिम्मेदारी तो दरोगा से बड़े लेवल के अधिकारी ही तय करते हैं। लेकिन इस मामले में पूरी तरह से आला अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि कासगंज में शराब माफिया को पकड़ने सिर्फ चंद पुलिस वाले दबिश देने के लिए भेजे गए थे। सिपाही की हत्या और दरोगा पर जानलेवा हमले के बाद पूछता है न्यूज़ वन इंडिया, पुलिस पर हमला करने की हिमाकत बदमाशों ने कैसे की? ऐसे हालात पैदा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कब? दबिश का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी एसपी मनोज सोनकर की थी। एसपी ने शराब माफिया को पकड़ने के लिए चंद पुलिस वाले ही क्यों भेजे? क्या कर रहे थे सर्किल ऑफिसर और एसपी मनोज सोनकर? कासगंज में बदमाशों ने सिपाही की हत्या की और सीएम योगी की सख्ती के बाद पुलिस ने एक्शन मोड आते ही बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की तर्ज पर कासगंज कांड के मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई एलकार को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया। लेकिन इस सिपाही की हत्या का मुख्य आरोपी मोती धीमर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बहरहाल, कासगंज में अब ऐसे हालात पैदा करने वाले असफल अधिकारियों के खिलाफ सीएम का हंटर चलना तय है, क्योंकि यूपी में सीएम योगी की ऑन स्पॉट फैसला नीति सफल होने के बाद जल्द ही ये नीति अधिकारियों के खिलाफ भी बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो वही कासगंज कांड पर सियासत तेज हो गई है। सपा और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में कासगंज की घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में रावण राज है। जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित ना हो, पूरे प्रदेश को सुरक्षा देने वाली पुलिस ही अगर सुरक्षित नहीं है, उसी पर सरकार के संरक्षित अपराधी हमला कर देंगे, हत्या कर देंगे, नंगा करके घुमाएंगे, खेत में डाल देंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सुरक्षित है। बिकरू कांड के बाद योगी जी ने बड़ी बड़ी बातें की कि हम अपराधी खत्म कर देंगे, लेकिन अपराधी सच में सरकार में शामिल लोग हैं। अपराधियों को सरकार का संरक्षण है। यही उत्तर प्रदेश का सच है कि सरकार से लेकर के सरकार चलाने वाले सब के सब अपराधी हैं। अपराधी अपराधियों के खिलाफ क्या बात करेंगे? अपराधियों को संरक्षण देना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपराधी किसी के नहीं होते हैं।
आप लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश को आपने जंगल राज में बदल दिया। ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज की पराकाष्ठा है। योगी जी रोज हेडलाइन मैनेजमेंट करके रोजी पिक्चर दिखाना चाहते हैं और उसके बाद देखिए किस तरीके से बेखौफ अपराधी पुलिस वालों को मार रहे हैं। अपराधियों के हौसले ऊपर हैं और पुलिस के हौसले पस्त हैं। पुलिस चाहे बिकरू कांड में 8-8 पुलिस वाले शहादत दे रहे हैं बदमाशों के हाथों, या फिर आप कासगंज में देखिए, ये योगी राज के इकबाल का खात्मा है। ऐसे में क्या गृह मंत्री जो कि मुख्यमंत्री स्वयं है इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? देखिए, तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज यादव, सपा नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका मनोज जी। रणबीर सिंह शर्मा, पूर्व IPS ऑफिसर हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत आपका रणबीर जी। दीपक झा, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत आपका दीपक जी। इसके साथ ही शबनम पांडे, BJP नेता, थोड़ी देर में हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगी। शुरुआत करूंगी मनोज जी आपसे। अभी कासगंज में जो हुआ उसको लेकर एक बार फिर से जो अफसर हैं उन पर सवालिया निशान खड़ा होता है। इससे पहले अगर देखा जाए बिकरू कांड या फिर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हाथरस कांड, जिसमें पुलिस की कार्यशैली के ऊपर सवाल उठा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पुलिस की कार्यशैली उनके अपनों को ही ले डूबती है। ये किस तरह की कार्यशैली है? निश्चित तौर पर लोकतंत्र में और सरकारों में इस बात को नजीर बनाया जाता है कि घटना को और मुस्तैदी काम करे, प्रशासन पुलिस भी काम करे, लेकिन ये सरकार इस बात से नहीं सोचती। क्यों? उसका एक मूलभूत कारण ये है ऋतु जी कि सरकार 100% पे जाके सोचती है। सरकार पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, 10वां बिंदु और 50वें बिंदु पे जाके नहीं चलती। योगी जी क्या कहते हैं? अपराधियों को खत्म करने के लिए, अपराध खत्म करने के लिए हम ठोक दो नीति लागू करेंगे, एनकाउंटर कर देंगे और सब काम खत्म हो जाएगा। क्या एनकाउंटर करने से अगर अपराध खत्म हो रहे होते तो हमारे प्रदेश के जो जवान हैं, जिस पुलिस के लिए योगी सरकार दिल्ली से लेके और लखनऊ तक लड़ाई लड़ रही है कि पुलिसों, किसान आंदोलन में पुलिसों को लेके कितना वो सजग हो जाते हैं, उस बात को लेके जहां पे किसानों और जय जवान जय किसान के बीच एक मुठभेड़ मात्र होती है, उसमें कोई ऐसी अहिंसा नहीं होती जिस बात को कहा जाए कि अहिंसा हुई। यहाँ गोली मार दिया जाता है, उनको काट पीट के खेत में फेंक दिया जाता है। उस बात के बाद भी अगर ये सरकार अभी तक नहीं चेती है तो निश्चित ही इसका जो मालिक है, जो इसके कह सकते हैं इनका भगवान भी मालिक नहीं है, वो इस तरीके से भगवान भी इनका साथ नहीं देगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपनी नीति पे आ गए और वो नीति जो संवैधानिक परत नहीं है। यह संविधान में उसकी जगह का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। ये 100% उसको लाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर मनोज जी ये भी है कि ये ना सिर्फ इसी सरकार की बात है, अगर पिछली सरकार में देखिए सपा ही थी तब भी यही हाल था। देखिए, हाँ, ये आपका बेहतरीन सवाल है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि न्यूज़1 इंडिया ने मुझसे इस तरह का सवाल पूछा। मैं उम्मीद भी करता था। हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर एक विषय था और उस विषय में हमने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को हमेशा रखा। जब भी कोई मीडिया का पत्रकार पूछता था कि मनोज जी आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है, शायद मैकेनिज्म तैयार किया, कुछ इश्यू है टेक्निकल। मनोज जी आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है, कोशिश करेंगे कि वो जो इश्यू है वो ठीक हो जाए, उसके बाद आपके पास पहुंचती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे साथ शबनम पांडे BJP नेता भी जुड़ी हुए हैं। शबनम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत चर्चा में। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बिकरू कांड के बाद उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब ये व्यवस्था सुधर जाए, लेकिन एक और कांड सामने है, कासगंज। देखिए, एक बात को मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से विपक्षी प्रहार कर रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में 1000 से ज्यादा ऐसे कांड हुए, चाहे वो सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो। कांग्रेस के भी जिन राज्यों में है वहां भी ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिलती आई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यभार संभाला है, उन्होंने अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस रखा है
और उसके तहत आपने देखा तमाम माफियाओं पे कार्रवाई हुई है और इस तरीके का कांड करने वाले किसी को बख्शा नहीं गया है। जहां पे अधिकारियों की लापरवाही देखी गई है, अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है, 600 से ज्यादा अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और अगर अपराधी इस तरीके की हिमाकत करते हैं तो उन्हें कतई बख्शा नहीं जाता है। अब ये जांच का विषय है कि क्या वजह थी कि इस तरीके का कांड हुआ। अगर ऐसी हिमाकत की है तो उन पे कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, मुखिया तो यहाँ पर जाहिर सी बात है वो बहुत सख्त है, उनका एक्शन तो दिखाई दे गया यहाँ पर कि जब वो थोड़े सख्त हुए तो वहीं देखा गया कि जो मुख्य आरोपी था उसका भाई, उसका एनकाउंटर हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये जो जांच का विषय जिसको आप बता रही हैं, ये कितने कांड और होंगे तब जाके ये जांच होगी, क्योंकि बिकरू कांड में तो हमने देख लिया क्या हुआ। उसके बावजूद अगर चीजें नहीं सुधरी हैं तो और कितने वाले पुलिस वाले अपनी जान देंगे इस तरह के कांड में, तब जाके समझ में आएगा कि भैया हाँ, व्यवस्था में कोई ना कोई कमी है, कुछ तो ऐसा लूप होल है जिसको सुधारना चाहिए। देखिए, हमने व्यवस्थाओं को बहुत सुधारा है जब से शासन सत्ता में हमारी सरकार आई है। व्यवस्था जिस तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी उत्तर प्रदेश को, उसको मुख्यमंत्री जी ने काफी हद तक सुधारा है। लेकिन अभी भी व्यवस्था को सुधारने की गुंजाइश बाकी है और उस पर काम चल रहा है। अगर आप देखिए तो जिस तरीके से 50 माफियाओं पे कार्रवाई हुई है, लेकिन अगर एक दो कांड इस तरीके के होते हैं तो उसको भी बख्शा नहीं जा रहा है। आपने देखा तुरंत ही मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि NSA लगा देने के लिए, और एक उसका साथी, उसका भाई मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और हर कांड में मुख्यमंत्री नहीं, एक मिनट, हर कांड में मुख्यमंत्री के आदेश की जरूरत क्यों है? उनके हर कांड में मुख्यमंत्री जी के आदेश की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार हर तरीके के अपराध, हर तरीके के प्रशासन की व्यवस्था में, मतलब वो आदेश नहीं देंगे, वो सख्त नहीं होंगे तो कार्रवाई नहीं होगी, कहने का मतलब ये है। कानून व्यवस्था या अपराध को खत्म करने के लिए किस तरीके से वो सजग हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री ग्राउंड पे दिखते हैं, ना कि ट्विटर पे। और जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो कहाँ दिखते हैं? देखिए, ग्राउंड पे अगर काम नहीं होता रहता तो आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफिया और अपराधियों में डर और भय का वातावरण बना है, कोई पंजाब जाके छिपता है तो कोई अदालत में आके आत्मसमर्पण करता है, ये पहले ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था। संगठित अपराध अगर देखें तो एकदम खत्म के करीब हो गया है। लेकिन अपराधियों की हिमाकत देखिए ना कि पुलिस वालों को किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, फिर भी कोई डर, कोई खौफ तो नजर नहीं आ रहा। देखिए, डर और खौफ, हताशा में ही ऐसा किया है, और जो करने वाले हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी वो सोचकर भी हिल जाएंगे। और ये बात मानने से मैं इनकार नहीं कर रही कि प्रशासन जो था, हमने जब कार्यभार संभाला था तो विरासत में हमें ऐसे प्रशासन मिले थे, इस तरीके की व्यवस्था मिली थी कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। और शासन प्रशासन को भी हमने चुस्त दुरुस्त किया है, और इसी वजह से आज इतने माफियाओं पे अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो शायद पूरा डिबेट का समय निकल जाए, इतने माफियाओं पे कार्रवाई हुई है। और माफिया डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जैसे, उदाहरण भी पेश कर रही हूँ कि मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जिसका कि पूर्वांचल में तूती बोलती थी, आज शासन प्रशासन की तूती बोल रही है। वो डर के मारे कांग्रेस के संरक्षण में जाके पंजाब में बैठा हुआ है। ठीक। रणवीर सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, आखिर पिछले कुछ दिनों में अगर देखें, कुछ महीनों में देखें तो लगातार एक के बाद एक कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि सीधा सवाल अधिकारियों पर, पुलिस अधिकारियों पर उठता हुआ दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात कि हर बार पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में क्यों होती है, और हर बार जो काम करने वाले पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, वो इसकी भेंट क्यों चढ़ जाते हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूं। सबसे पहले जो पुलिस का सुपरविजन है सीनियर ऑफिसर का, वो मुझे कहीं ना कहीं कमजोर लग रहा है। अगर वो सुपरविजन सही होता तो ये दो मुलाजिम वहां नोटिस देने के लिए नहीं जाते, और नोटिस देने गए तो फिर वहां रेड करने नहीं जाते। दूसरी बात यह कि जो क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं मोती जैसे, उनको कहीं न कहीं संरक्षण जरूर मिला हुआ है। जो इतने
जोर से वो भटियां चला रहे हैं, वहां पे कोई ना कोई राजनीतिक या सामाजिक संरक्षण उनके साथ है, जिससे कि उनकी हिम्मत होती है और वो पुलिस के ऊपर वारदात करते हैं। तीसरा, राजनीतिक जो इंटरफेरेंस है वो हमें ठीक करना पड़ेगा कि भी पुलिस को खुली छूट दी जाए ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए। चौथी बात मैं बता रहा हूं कि जो पुलिस को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जैसे थाने में स्टाफ कम होगा, स्टाफ कम होने की बजाय सब इंस्पेक्टर को केवल एक सिपाही मिला, इसके साथ उसके साथ जो अस्त्र शस्त्र होने चाहिए वो कमी होगी, वायरलेस सेट है, कम्युनिकेशन वो कम होगा, या ट्रांसपोर्ट की सुविधा पूरी तरीके से नहीं होगी। इसलिए ये दो मुलाजिम मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हैं और वहां सीधा ही रेड करने लग जाते। उन्होंने टाइम गलत चुना, जगह गलत चुनी और पूरी रेकी नहीं करी उन्होंने। अगर उस इलाके की पूरी रेकी करते और उसकी एक एक टोपोग्राफी अपने साथ रखते और पूरी फुल फोर्स के साथ जाते तो ये वारदात नहीं होती। इसलिए जो जवाबदेही वो बहुत फिक्स करनी जरूरी है कि एसएचओ की क्या गलती है जिसने अपनी जूनियर को भेजा एक सिपाही के साथ, उनका जो सर्कल ऑफिसर है उसकी क्या गलती है कि उसकी अपने थाने में सुपरविजन क्यों नहीं, जब बिसरू कांड एक हो चुका था दोबारा क्यों यो कांड दोहराया गया। तीसरा, जो एसएसपी है उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने थानों में इस प्रकार का सर्कुलेशन रखे कि जहां स्टाफ की कमी है और जहां अपराध ज्यादा है वहां स्टाफ थोड़ा सा ज्यादा दे। तो इन सारी कमियों के बारे में आगे जांच होनी है कि ये मुलाजिम अकेले क्यों गए और समय इन्होंने रात का क्यों चुना और किसने इनको हिदायत की कि जाके इन भट्टियों पे रेड करें। अगर इनको नोटिस देना था वो दिन में नोटिस देते, शाम के समय, रात के समय अपराधी पूरी व्यवस्था के साथ होते हैं कि अगर कोई उन पे रेड करे या कोई बाहर का आदमी आए तो उसको रोक के उसके साथ वो कार्रवाई करते। यही पुलिस के साथ हुआ। अगर पुलिस ने सही रेकी करते और पूरी मुखबरी लेकर के वहां जाते फोर्स के साथ तो ये बदमाश पकड़े जाते और मुलाजिमों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होता। तो यानी कि रणवीर जी आप यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कमी थी पूरे कांड में अगर देखा जाए तो उन अधिकारियों की कमी थी जो वहां पर थे। बिल्कुल, उनकी घोर लापरवाही है। एसएचओ को ये देखना चाहिए था कि भी आपका एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही जा रहे हैं रेड करने के लिए, वो गलत है। किसने हिदायत की? वो अपनी मर्जी से गए या किसी सीनियर ऑफिसर ने गए? ये जांच का विषय है। बिल्कुल। दीपक झा जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये अब कासगंज कांड सामने आ गया है, अगर पिछले कुछ समय को देखा जाए तो इस तरह के कई कांड है जो कि सामने आए हैं और सबक लेने के लिए वो काफी है, लेकिन फिर भी कोई भी कह सकते हैं ना कि आदमी से एक गलती होती है, इंसान से एक गलती होती है तो उससे कुछ सीख लेता है। लेकिन अगर बात करें प्रशासन की तो हर बार वो इसको देखकर तो खूब तालियां बजाता है कि माफियों के खिलाफ खूब कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनका क्या जो पुलिस वाले इन कार्रवाइयों में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जब भी इस तरह से किसी की मौत हो जाती है तो ऐलान कर दिया जाता है 50 लाख रुपए का सरकारी नौकरी का, लेकिन क्या एक जिंदगी की कीमत 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी ही होती है? उन अफसरों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती है जो उसके जिम्मेदार होते हैं वाकई में? देखिए, बीजेपी की जो सरकार है ये अवसरवादी सरकार है और ये अवसर यहाँ पे तलाशती है कि पुलिस वालों की मौत पे, पुलिस वालों की शहादत पे भी अवसर तलाशती है। गुंडे बदमाश खुलेआम में घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या आलम है कि भाजपा का गुंडा कौन है, वही गुंडाई करेगा। दूसरे पार्टी के नेताओं को अरेस्ट करेंगे, दूसरे पार्टी के गुंडों को एक पार्टी का टैग देते हैं कि फला व्यक्ति है, इनको सपोर्ट नहीं करता है तो इस पार्टी का वो गुंडा है। जैसे अभी भाजपा की श्रीमती शबनम जी, जो भी नाम था, सॉरी, तो ये क्या बोल रही थी कि मुख्तार अंसारी पंजाब में संरक्षण ले रहा है। सुनिए, बात को सुनिए। क्या किसी अपराधी को इतना अधिकार है कि अपने मन पसंदीदा जेल चुन सके? पंजाब जाने का अगर किसी व्यक्ति का अपराध है तो जाएगा, कहेगा मेरे को यहाँ रहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक देश को गुमराह कर रहे हैं, जनता को यहाँ बैठे अभी आपके चैनल के माध्यम से भी गुमराह कर रहे हैं। अपने अज्ञानता के लिए इनको देश से माफी मांगना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए जो इन्होंने अभी बयान दिया है। एक कोर्ट का डिसीजन है कि इसको कहाँ पे जेल में रखा जाएगा। दूसरी बात, भाजपा संरक्षण खुद देती है अपराधियों को। उत्तर प्रदेश में
इन्होंने कुशासन और शासन प्रशासन की पोल खोल के रख दिया है। जब चाहते हैं वहां पे 2 कांड हो जाते हैं, बलात्कार के आए दिन आप लोग दिखाते रहते हैं, और हत्या मर्डर। पुलिस वाले सेफ नहीं है, पुलिस वाले तक सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब है कि आम जनजीवन कितना खतरे में है, कितना रिस्क में जी रहा है, इससे ये अंदाजा लगाया जाता है। योगी जी और उनके जो गुरु हैं मोदी जी, ये दोनों पोस्टरबाजी की राजनीति में करने में माहिर हैं। ये दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है विकास की। अरे बता दीजिए ना, कहाँ विकास हो रहा है? आपने कौन सा विकास किया है? आम जनता महंगाई से त्रस्त है और आप महंगाई पे बात नहीं करना चाहते। किसान सड़क पे है और आप कहते हैं भैया हमने संसद में बिल पास कर दिया है। तो संसद में भेजने वाला वही किसान है, वही आम आदमी है। तो कृपया करके देश को बरगलाने की बात ना करें। लेकिन दीपक जी यहाँ पर अगर संरक्षण की बात की जाए तो फिलहाल कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लग ही रहा है ना, मुख्तार अंसारी को लेकर। रोपड़ जेल में क्यों बंद है? इतनी कोशिश कर रही है, जब यूपी यहाँ पर यूपी प्रशासन लगातार लेने जाती है पुलिस, वहां पे हर बार मना कर दिया जाता है कि तबीयत खराब है, हम तो भेज नहीं रहे। सुनिए, रोपड़ जेल में बंद है तो आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। कोई किस जेल में बंद होगा, किस जेल में नहीं बंद होगा, ये सरकार का काम नहीं। तो आरोप आप लगा रहे हैं, आरोप आपके ऊपर भी लग रहा है ना। सबसे बड़ी बात संरक्षण तो यहाँ से भी देखा जा रहा है। शबनम जी एक बात बताइए, जब इस तरह के कई कांड हो गए हैं तो उसके बावजूद भी यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था को, प्रशासन को ठीक करने की तरफ कोई बड़ा कदम क्यों नहीं लिया जाता? आप ये बात बोल रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में यहाँ पर हैं तब से देखा जा रहा है कि माफियाओं के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनका क्या, जो पुलिस वाले बेचारे अपनी जान दे देते हैं हर बार अफसरों की गलतियों की वजह से? पहले कांग्रेस के दीपक जी को भी जवाब देना चाहती हूँ। एक तो वो कहते हैं कि भाजपा के गुंडे और अन्य पार्टी के गुंडे, तो शायद उनकी पार्टी में गुंडे होते होंगे, भाजपा में गुंडे नहीं होते। दूसरी बात वो कहते हैं आरोप लगा रहे हैं, भाजपा ही गुंडा पैदा करती है। भाजपा ही आतंकवादी पैदा करती है। 2 साल से मुख्तार अंसारी अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है। वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? क्यों नहीं चार्जशीट दाखिल किया 2 साल से? इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि किसके कौन संरक्षण दे रहा है, और बीपी जैसी बीमारी का बहाना कौन लगा रहा है? अलका राय जो की जनप्रतिनिधि और समझ चुका है, और एक व्यापारी अशोक के साथ धोखेबाजी और गद्दारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को आप ठग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पुलिस सुरक्षित नहीं है, ये नहीं कहूंगा मैं, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता भी सुरक्षित नहीं है। आपने क्या किया उत्तर प्रदेश की जनता ने? किसानों के लिए क्या किया है? चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, और ना ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने पंजाब सरकार को ये कहा कि चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुई है 2 साल तक? क्यों उनको मेहमान बना के उसकी मेहमानबाजी की जा रही है? नहीं शबनम जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। शबनम जी, माफियाओं पर कार्रवाई करके, एक मिनट शबनम जी मेरी बात सुनिए, माफियाओं पर कार्रवाई करके अगर सरकार अपना कॉलर ऊंचा करती है, प्रशासन को वाहवाही मिलती है, तो जब इन सिपाहियों की मौत हो जाती है तो आंखें क्यों नहीं नीचे होती, कार्रवाई क्यों नहीं होती? इनका जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। हर बार सिर्फ माफियाओं पर कार्रवाई करके आप सीना ठोक के ये वाली बात नहीं बोलेगी ना बीजेपी की हमने बहुत कार्रवाई की है। उनको भी देखिए जरा, जिन अफसरों की वजह से, जिन अफसरों की लापरवाही की वजह से इन सिपाहियों को अपनी जान देनी पड़ जाती है, इसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? रितु जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो बड़े से बड़े अधिकारी और छोटे से छोटे कर्मचारी के गैर जिम्मेदाराना हरकत पर उस पर कार्रवाई की है, उसे बाहर का रास्ता तक दिखाई। और कोई भी ऐसा कांड नहीं आप बता सकते जिसमें अधिकारियों की लापरवाही पे कार्रवाई नहीं की गई हो या जांच नहीं बैठाई गई हो। जब होके आती है तो उस पर जो दोषी होता है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, और इस केस में भी एनएसए लगाया गया है और जांच होगी। जांच में जो भी गलत होगा, शबनम जी क्या कांड होने का इंतजार होता है क्या? नहीं, घटना का इंतजार होगा। शबनम जी सवाल मेरा यही है कि और कितनी घटनाएं होंगी जब इसके बाद ये जो पूरी व्यवस्था है ये सुधरेगी? देखिए अब हर घटना, हर कांड में यही सामने आता है कि जी पुलिस वालों की कार्य प्रणाली गलत थी, उन पर सवाल उठ रहे थे। कम हो रही है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि घटनाएं एक भी ऐसी ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होने पे पुलिस बल का मनोबल कम होता है, और कहीं किस विपक्षी पार्टी के नेता या किसका संरक्षण करके उस पर उस शराब के ठेके वालों का उस पर भी नजर रहेगी। सवाल मेरा यही है, आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सख्ती है वो प्रशासन में क्यों नहीं दिखती है? वो आपने अपने काम के प्रति इतना सजग क्यों नहीं है?
ये अफसरशाही जो है ये सिपाहियों पर इतनी भारी क्यों पड़ जाती है? प्रशासन सजग नहीं होता तो इतने माफियाओं पे कार्रवाई कैसे होती है, इतनी मुठभेड़ कैसे होती है, इतने अपराधी आत्मसमर्पण न्यायालय में क्यों करते? और हर बार इतना कार्य प्रणाली पर सवाल क्यों उठता है? इसका जवाब भी तो शबनम जी चाहिए ना जी। शबनम जी, इसका जवाब भी चाहिए ना कि हर बार पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल क्यों उठेंगे फिर? देखिए, निश्चित तौर पे जहां पे कहीं मानवीय गलती होती है उस पर जांच होगी और उस गलतियों को सुधारा जाएगा, लेकिन अगर जानबूझ के किसी ने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। एक मिनट शबनम जी, जब बिक्रू कांड हुआ, एसआईटी की रिपोर्ट दाखिल की गई, उसमें देखा गया कि 100 से ज्यादा ऐसे पुलिस अधिकारी थे जो कि उस पूरे मामले में शामिल रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर, शैली पर पूरे सवाल उठे हैं। उसके बाद सरकार की आंख खुल जानी चाहिए थी, प्रशासन की आंखें खुल जानी चाहिए थी कि भाई आगे इस तरह की कोई भी गलती ना हो, इस तरीके का कोई भी कांड ना हो, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं सीखा। खैर कोई बात नहीं शबनम जी, आपके पास लौटूंगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि हर बार इस तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब भी कोई घटना इस तरह के सामने आती है तो दोबारा यही बात कह दी जाती है कि जांच होगी। रुक करेंगे चर्चा की तरफ। शबनम जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि ब्रेक से पहले आप बोल रही थी कि कार्रवाई होगी, जांच होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब कोई भी पुलिस में भर्ती होता है तो वो शपथ लेता है उस वक्त की जनता की रक्षा करेगा, देश की रक्षा करेगा, ना कि इस चीज की शपथ लेता है कि कोई भी बड़ा अधिकारी लापरवाही करेगा और उसका अंजाम वो पुलिस वाला भुगतेगा। होने की गुंजाइश होती है और हो सकता है पुलिस को एंटिसिपेशन करने में गलती हुई होगी कि कहाँ पे उनसे क्या चूक हुई, ये जांच का विषय है। हम पहले से ये नहीं कह सकते कि कोई चूक हुई है। नहीं शबनम जी, रणवीर जी ने ये बात कही है कि प्लानिंग में गलती है, एग्जीक्यूशन ठीक तरीके से नहीं हुआ। जब कोई भी शातिर अपराधी को, ऐसा मुझे संज्ञान में आया है जी, तो अब ये जांच का विषय है, पर पहले से कुछ बोल देना जल्दबाजी होगी। और इस बात को भी हम कहीं इंकार कर सकते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में इतने मामलों पे सफलतापूर्वक कार्रवाई की गई है, तो कहीं अगर कोई चूक होती है तो किस वजह से हुई है, ये जांच के बाद ही हम बोल सकते हैं। और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उससे कठोरतम कार्रवाई करेंगे हमारे। नहीं ठीक शबनम जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी वारंट की तामील कराने के लिए अगर किसी अपराधी के पास पुलिस वाले जाएंगे तो 2 की संख्या में थोड़ी जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अपराधी हैं, आके बिछाए तो बैठे नहीं होंगे, उनको मौका मिलेगा तो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से वहां से भागें या फिर हमला करेंगे। लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें होती हैं तो इसका मतलब ये कि अधिकारियों को भनक रहती है लेकिन जानबूझकर गलती करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे अगर कोई चूक होगी, मैं बार बार कह रही हूँ, कोई चूक होगी तो उस पर उसकी जांच होगी, तभी कार्रवाई हो सकती है और उस पर हम तभी कुछ कह सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे 2 लोगों को नहीं जाना चाहिए। अगर वो बड़ा अपराधी था उनमें पूरी तैयारियों के साथ जाना चाहिए, लेकिन क्या मतलब है 2 लोग गए हैं, जांच का विषय और जांच। ठीक मनोज जी, मेरा सवाल आपसे, जैसे ही सपा सत्ता में आई उसके बाद 2013 में देखा गया क्या हुआ, 2016 में देखा गया, अगर देखा जाए तो जवाहर बाग का कांड भी आपको अच्छी तरह से याद होगा, लेकिन उनमें भी यही चीजें सामने आई थी जो अब चल रहा है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक झा जी, आप बताइए कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों सामने बार बार आती हैं? क्या जो सरकार जिस तरीके से बात करती है कि माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है और फिर रिकॉर्ड भी दिखाए जाते हैं, लेकिन उन माफियाओं पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन उसके बदले में यह भी देखा जा रहा है कि उन्हीं माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए जिन पुलिस वालों को भेजा जाता है उन पर हमला कर दिया जाता है और उल्टा फिर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है। देखिए, बात यह है कि ये जो सरकार है, ये सरकार यूपी के लिए नहीं है, एक गुंडों के लिए है, एक पुलिस के लिए नहीं है, एक गुंडों के लिए। जो भाजपा के पोषित और पल्लवित गुंडे हैं उनको पूरी तरीके से छूट देते हैं। देखिए, खनन माफिया पूरा तरीके से उत्तर प्रदेश में, अगर आप सोनभद्र के इलाके में जाएं और राघोषगंज के इलाके में जाएं, पूरी तरीके से हावी है खनन माफिया। हर आए दिन आपको छोटे छोटे तहसीलों में, ब्लॉकों में खबर मिलेगी, पेपर अगर उठा के देखेंगे कि लोगों के ऊपर डंपर चला दिए जाते हैं झांसी वगैरह के आसपास के लिए। तो योगी जी अपना प्रचार करते हैं। दीपक जी, लेकिन सबसे बड़ी बात, सरकार कोई भी हो,
हर सरकार पर यही आरोप लगता है कि सांठगांठ है अपराधियों के साथ में। आपकी बात बिल्कुल जायज है। पुरानी सरकारों की गलतियों का फल उनको मिल रहा है कि जनता ने उनको हटा दिया सत्ता से। ये तो रावण का भेष धर के साधु बन के आए थे ना, जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं योगी राज, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। ये तो रावण के भेष में योगी, जैसे रावण ने सीता हरण करने के लिए योगी का सन्यासी का साधु का रूप धर के आया था। इन्होंने अच्छे अच्छे वादे किए थे कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाएंगे, अच्छे दिन ले आएंगे, महंगाई कम करेंगे। आज आप चाहे किसान की बात करिए, चाहे गन्ना किसान की बात करिए, चाहे दलहन की बात करिए, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि पहले से ज्यादा त्रस्त ना हो। अब हमें दो खराब चीजों में तो अगर कोई कम खराब है उसको चुनना पड़ेगा ना। योगी राज तो मतलब भ्रष्टाचार की तरह हो गई है। एक छोटा सा जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो तो लोगों को एड़ी चोटी खींच जाता है। अभी रिसेंटली मैं किसी को बताऊं, क्योंकि नौकरी देने के लिए लोग यहाँ पे कहते हैं कि भैया आपका सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है। ये उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पूरे तथ्य प्रमाणों के साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो इन्होंने राम राज्य दिखाने की कल्पना करिया था, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे दिखाते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर लगा देंगे, पिक्चरबाजी करेंगे और उसके अलावा हकीकत में कुछ नहीं करेंगे। जनता उत्तर प्रदेश की गरीब का गरीब होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो हमें आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम आपने इस तरह के कासगंज कांड को उठाया है। और योगी सरकार जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस शहीदों के परिवारों की आपको हाय लगेगी और आप देखिएगा कि 2022 आते आते आपका जो अहंकारी तानाशाही रुतबा है वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में तो ठीक। रणवीर जी, मेरा सवाल आपसे कि आखिर अधिकारी कौन से जुगत में लगे रहते हैं? अक्सर जब भी पुलिस वालों की ऊपर सवाल उठते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं, कई बार बदनामी भी होती है इसी वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बदनामी तो एक बार इग्नोर कर भी दी जाए, लेकिन जब इस वजह से, इस लापरवाही की वजह से जब पुलिस वालों की जान चली जाती है तो ये लापरवाही अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। तो आखिर क्यों अधिकारी इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही कर देते हैं कि अपने ही साथ के लोगों को सूली पर चढ़ा देते हैं? आखिर कौन सी ऐसी कमाई है? मेरे से सवाल पूछ रहे हैं ना जी। हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अरे यार रणवीर जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। लगता है रणवीर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की। मनोज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मनोज जी, शायद आपको याद होगा 2013 में एक कांड हुआ था डीएसपी जिया उल हक का। उसके बाद 2016 में एक कांड हुआ था जवाहर बाग का। ये वो कांड है जो कि सपा की सरकार में हुए थे और कुछ उसी तरह की स्थिति जो आज बन रही है तब भी देखने को मिली थी। मुझे ये जानना है आखिर कमी कहाँ होती है? सरकार की गलती है कि प्रशासन में कमी है? और अगर प्रशासन में कमी है तो प्रशासन सरकार की बात क्यों नहीं सुनती है? सरकार तो हमेशा ये बात बोलती है, चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो, यही बात कहती है ना कि भैया हम तो माफियाओं के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उन पुलिस वालों का क्या जो इस कार्रवाई में मारे जाते हैं? जब किसी भी बदमाश के पास धर पकड़ के लिए जाया जाता है या वारंट के लिए जाया जाता है तो मात्र 2 या 3 की संख्या में कैसे भेज दिया जाता है? संभावनाओं पर क्यों काम नहीं किया जाता? देखिए ऋतु जी, इस बात को समझना पड़ेगा, जो सरकार संवेदनशील सरकारें होती हैं और अपराध को खत्म करने के लिए कटिबद्ध होती है और उसके लिए पूरा एक मैन्युफैक्चर तैयार करती है, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है जिससे कि अपराध के रेशियो को कम किया जा सके, तब तो अपराध कम हो सकता है। लेकिन जो सरकार पहले दिन से ये कहती नजर आ रही हो कि हम एनकाउंटर करके अपराध को खत्म कर लेंगे, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, किसी तरीके का कोई नया मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं करेंगे, तो आप अपराध नहीं कम कर सकते। और इस डिबेट में एक बात की तो चर्चा ही नहीं हो रही है, आखिर अपराध इस तरह के बढ़ क्यों रहे हैं? उसके पीछे मेन कारण है भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पे है। जिस भी सरकार में भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पे होगा, मेरे शब्द फिर जान लीजिएगा, जिस भी सरकार में भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पे होगा उसमें पुलिस के जवानों की हत्याएं होंगी, निश्चित तौर पे उसमें तमाम सारी वो गतिविधियां होंगी जो सरकार के द्वारा नहीं होनी चाहिए, और उसमें तब और उसमें मोहर लग जाती जब सरकार ये कहती फिरे कि नहीं 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 हमारे यहाँ तो सब जुस्त दुरुस्त है, मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी बाकी है, गिरफ्तारी द सेंस कि उसका यूपी आना बाकी है, अगर वो यूपी आ जाएगा तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगा। इस तरह की बातें जब कोई भी सरकार करेगी
तो वो लॉ एंड ऑर्डर को सही नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आप कटिबद्ध होइए, प्रणबद्ध तो होइए। यानी कि मनोज जी आप ये कह रहे हैं कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और इसी वजह से उसकी भेंट हमारे जवान चढ़ जाते हैं। बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें दो राय नहीं है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, हर जगह पैसे चल रहे हैं। और जब अपने पैसे बनाने में प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पे हमारे जाबाज जवानों की जान जाएगी। और ये तो वो सरकार है कि हमारे इंस्पेक्टर राठौर को बुलंदशहर में बीजेपी के लोगों ने उसको मार दिया और उसके बाद उसको सम्मानित भी कर दिया, उसको फूल माला पहना दी, उसको मोदी जी की टीम में जो बनी उसमें भी रख दिया। क्या कोई उसको सजा दे पाया? तो पुलिस को जब सरकार ही मारने लग जाएगी तो निश्चित तौर पे यही परिणाम सामने आएंगे। तो ये जो सारा गणित आप समझा रहे हैं मनोज जी, ये सपा की सरकार में भी तो हो सकता था ना। आपकी सरकार में कौन सी चीजें हुई? मैंने आपको अभी 2 कांड गिनवा दिए, ऐसे ना जाने कितने कांड होंगे, पूरी फेहरिस्त होगी। नहीं, आपका सवाल सही, आपका सवाल सही और आपकी बात सही, मैं एक्सेप्ट चलिए करता हूं। ठीक, मैं आपके पास लौटूंगी। रणवीर जी, मुझे आपसे जानना है कि आखिर ये अधिकारी कौन सी जुगत में रहते हैं, कौन सी कमाई इनकी होती है जो इनको कुछ नजर नहीं आता उसके आगे। कभी कभी बदनामी होती है कार्यप्रणाली को लेकर, चलो उसे इग्नोर अगर आप कर दो, लेकिन आखिर आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? बिक्रू कांड में साफ दिखा गया, एसआईटी रिपोर्ट में 100 से अधिक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनका नाम आया है, जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। यानी कि एक पूरा नेक्सस चल रहा है। ये कैसा नेक्सस है जो अपने ही साथियों को, अपने ही जवानों को बलि चढ़ा देता है? मैं इस बात से सहमत हूं आपकी कि पुलिस के अंदर भी काली भेड़ें होती हैं। सभी लोग गलत नहीं होते, कुछ लोग उसमें गलत होते हैं और वो ये माफिया जैसे हैं, जुआ, सट्टा, शराब, इन लोगों से कहीं ना कहीं वो लालच में आके पैसे भी ऐंठते रहते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सभी लोग बुरे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि भी जो आपके राजनीतिक लोग हैं जो बात कह रहे हैं, वो भी कभी भी देखना चाहिए कि पुलिस के थानों का क्या हाल है, पुलिस के बेचारे खाने का क्या हाल है, उनके ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है, साथ ही साथ उनके पास ट्रांसपोर्ट और अस्त्र शस्त्र क्या है। आप उनको फैसिलिटेट करिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, उनको सुविधाएं दीजिए। सुविधाएं चाहे फोर्स की कमी है, ट्रांसपोर्ट की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी, वो दीजिए। और राजनीति लोग ये पहले करिए कि पुलिस को पहले सारी सुविधाएं दीजिए, देने के बाद उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए और जो गलत है उसमें जो भी भ्रष्टाचार से लिप्त है, मुलाजिम चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसकी जवाबदेही फिक्स करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। पुलिस रूल इसके बारे में हो सकता है कि मुलाजिम अपनी ड्यूटी पे पैसे कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। यही है कि यानी कि सरकार ठीक है, प्रशासन में कमी है। नहीं, सरकार की पॉलिसी सही नहीं है। सरकार के जो नीचे वाले लोग हैं, जिनको हम छुट भैया नेता कहते हैं, वो नेता सरकार की पैरवी के लिए मुलाजमों को दबाते रहते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं और इन अपराधियों को संरक्षण देते हैं। अगर इन अपराधियों को संरक्षण नहीं होता तो इनकी हिम्मत नहीं होती शराब निकालने की, पुलिस जरूर रोक लेती। लेकिन उन अपराधियों कहीं ना कहीं छोटे जो इनके हैं उनसे संरक्षण मिला है राजनीतिक लोगों से, और वो सरेआम भटिया चला रहे हैं, सारे गांव वालों को पता है। और पुलिस की गलती इतनी है कि वो 2 आदमी नहीं जाने चाहिए थे, वहां पे पूरी फोर्स के साथ जाते, रेकी करके जाते। जो इनकी ये गलती हुई है वो लापरवाही है। लेकिन रणवीर जी, बिक्रू कांड में तो साफ देखा ना कि पुलिस वालों ने तो पहले ही फोन करके बता दिया था कि भैया आपके यहाँ पे रेड पड़ने वाली है, आप जरा एकदम अलर्ट रहिएगा। तब तो कोई वहां पर सत्ता में मौजूद, सत्ता का कोई राजनेता का नाम तो आया नहीं था, तब तो पुलिस वालों की मिलीभगत देखी गई थी। मैं सहमत हूं ऋतु मैम कि हमारे यहाँ भी काली भेड़े हैं, लेकिन इतना नहीं है कि भी उसमें से 2% 5% लोग गलत हो सकते हैं, जो कि एसएचओ की निगाह में नहीं आते या डीएसपी की या अपने एसपी की नहीं आते। तो ये मॉनिटरिंग करनी भी सीनियर लेवल में, मैंने पहले बताया था कि सुपरविजन लेवल भी बहुत कमजोर रहा है। कि सुपरविजन लेवल, जब क्राइम रिकॉर्ड को आप देखोगे तो इन अपराधियों के सारा खाका हमारे पास होता है। अगर विलेज टूर होते, सीनियर लेवल के विलेज टूर होते हैं और उसमें जो क्राइम रिकॉर्ड तैयार किया जाता है वो कहीं ना कहीं छूट रहा है, हमारी जो ट्रेनिंग है उसको ये छोड़ देते हैं। और ऊपर से राजनीतिक इंटरफेरेंस होता है
और ऊपर से जो दलाल टाइप के लोग हैं, ये माफिया चलिए टाइप के ठीक, लोग हैं। शबनम जी अब जवाब दीजिए। पुलिस को भी खरीद राजनीतिक लेते हैं। इंटरफेरेंस की वजह से ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आप कह रही कि जांच होगी, जांच का सवाल है। बिकरू कांड में क्या हुआ, 1990 से लेकर 2020 तक अगर देखें तो हिस्ट्री शीटर के तौर पर नाम था विकास दुबे का, लेकिन उसके बावजूद हर बार जो लाइसेंसी हथियार है वो उसको मिलते रहे। जब ये कांड हुआ पूरा, ऐसा तो नहीं है कि 2020 में अचानक से बीजेपी आई है, 17 से बीजेपी है, तो तब नहीं पता था आखिर कैसे किसी को भी लाइसेंसी हथियार मिल सकते हैं। तो वही राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से संरक्षण मिलता है, ऐसे अपराधी पनपते हैं। और जब कोई कांड होता है बड़ा, तब सामने आता है कि पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत थी, जांच होगी, देखा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। देखिए रितु जी, ये जितने बड़े अपराधियों के नाम आप दे रही हैं और उन पे कार्रवाई हुई है, ये 2017 में जन्मे हैं। ये पिछले 10-15 सालों से उत्तर प्रदेश में अपराध को अंजाम देते रहे थे और सरकारें के साथ साठगांठ करके इन्हें ठीका पट्टा देके इन्हें फलित कर रहे थे। पर हमारी सरकार आने के बाद इस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है और इस तरीके की कठोरतम कार्रवाई सरकार करते रही है, वो उत्तर प्रदेश की जनता ने लंबे समय से नहीं देखा। यही अपराध उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की जमीन कब्जा कर लेते हैं, उनके धन संपत्ति छीन लेते हैं, और जब उन पर कार्रवाई करते हैं तो विपक्षी पार्टी धर्म और जाति का नाम लेकर। तो देखिए, कहीं न कहीं इनको विपक्षी पार्टियों के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से संरक्षण रहता है। इन्हें पता, अपने सीए में भी देखा, जिस तरीके से आगजनी करा निजी और सरकारी संपत्ति का, और फिर उसका पीठ थपथपाना प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, तमाम ऐसे विपक्षी नेता गए। तो इनका मनोबल ऊंचा करते हैं ऐसे अपराधियों को यही नेता, इन्हें संरक्षण देते हैं। इन पर अगर सरकार कार्रवाई करती है तो मनोज जी ये जवाब उनके लिए दीजिए। आंसू बहाने विपक्षी लगते हैं। पार्टियों के पर नेताओं हमारी का सरकार संरक्षण रहता है इन सब इनको, चीजों इसी के- वजह से ऐसी वारदातें होती हैं। देखिए, हमारी सरकार मौजूदा सरकार को पूरी तरीके से आईना दिखाने का काम करूंगा, चूंकि विपक्ष का ये दायित्व भी है रितु जी। सारे प्रदेश के अपराध को ये एक नाम मुख्तार अंसारी थोप देते हैं और अपने भ्रष्टाचार को, अपने कोड़ को, जो उत्तर प्रदेश पे कोड़ लग गया है, उस कोड़ पे लाके उसको थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मुख्तार अंसारी निश्चित रूप से माफिया है, उस माफिया के साथ कोई नहीं है। वो विधायक जरूर है, लेकिन उसका किसी पार्टी के साथ मुझे नहीं लगता है कि कोई उसको बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो जेल में है, इसलिए सरकार को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। जो अपराधी जेल में होता है, उसका जो भी निर्णय फैसला होगा वो न्यायालय करेगी। शबनम जी, मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे अपना वक्तव्य पूरा कर लेने दीजिए। सरकार सीए, एनआरसी और किसान आंदोलन, इन सब सारी बातों को सामने और फ्रंट लाइन में करके अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास करे, क्योंकि सरकार दिए जलाने के अलावा, चंदा इकट्ठा करने के अलावा और मंदिर मस्जिद की राजनीति के अलावा और कुछ आता भी नहीं। जिस सरकार को, जिस तरीके के लोगों को कार्रवाई होती है तो आप लोग कहते हैं कार्रवाई का मतलब ये है, एक न्यायपालिका, एक न्याय व्यवस्था है भारत में, न्याय व्यवस्था के तहत कार्रवाइयां होनी चाहिए थी। आप में अगर हिम्मत थी, आपकी पुलिस में अगर ताकत थी, तो विकास दुबे को आपको मुठभेड़ में मार गिराना चाहिए था, एनकाउंटर में मारना चाहिए था। आप एक अपराधी सरेंडर करता है मतलब बिना असलहे के, और इसके बाद उसको गाड़ी में बांध के, गाड़ी पलट के आप उसको गोली मार देते हो। आपने वीडियो में उसको नहीं रखा, आप ऐसे वो भाग गया। 4 गाड़ी पुलिस एसटीएफ की थी, एक अपराधी ऐसे तोड़ के भाग गया। तो इस तरह के बदजबानी, बदबयानी, बेनियत वाली बात टीवी डिबेट पे अच्छी नहीं लगती है। मैं ऐसा साफ साफ कह रहा हूं, आप अपनी मंशा को बताइए, आप अपने मैकेनिज्म को बताइए, लेकिन एक नाम मुख्तार अंसारी, एक विकास दुबे नाम लेके आपका कोड छुपने वाला नहीं। आप असफल सरकार है उत्तर प्रदेश की, जनता त्राही है, पुलिस की महिलाएं सताई जा रही हैं, पुलिस के सिपाहियों की हत्या हो रही है, दरोगा पीटे जा रहे हैं, इंस्पेक्टर अपराध कर रहे हैं। ठीक, चलिए दीपक जी आप जवाब दीजिए। राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण की वजह से, वो भी विपक्षी जो दल हैं, उनके राजनीतिक संरक्षण की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं, और आरोप कांग्रेस के ऊपर तो लग ही रहा है कि मुख्तार अंसारी कहां है और बार बार कांग्रेस लाने से रोक रही है। देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि आप देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं या समझते हैं, या कानून व्यवस्था के साथ आप मजाक करते हैं। मुख्तार अंसारी कहाँ है भैया? जनता ने उसको चुना हुआ है,
पहली बात, वो विधायक है, वो जनता बेवकूफ है जिन्होंने उनको वोट दिया। दूसरी बात, कोर्ट ने इसको जेल की सजा सुनाई हुई है, कोर्ट के आदेश के तहत ही जेल में बंद है, कोई सीएम के तहत ही आदेश के नहीं बंद है। तो पहली बात इनको समझना चाहिए कानून क्या, तो कानून के तहत कोई व्यक्ति अगर जेल में बंद है वो कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सी जेल में रहेगा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, आप ये बताइए देश को, जो आज उत्तर प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं आपके द्वारा खुद प्रायोजित कर रही हैं, क्योंकि आप कहते हैं पुलिस वाले 4 मारे जाते हैं, तो आप तो ऐसे उनके ऊपर एक बयान नहीं देने आते, आप हाई फाई मीटिंग बुलाते हैं और दिखाते हैं। अरे देश रॉबिन हुड से नहीं चलता, आप सिंघम नहीं बनने की कोशिश करिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, आप लोगों के दुख और दर्द को समझने। एक फिल्मी स्टोरी नहीं चल रही है कि यहाँ घटना हुई और आपने मीटिंग बुला ली। तो इस तरह की जो घटनाएं और हरकतें मैं बोलूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं हीरो बनने की खातिर, वो बिल्कुल जनता के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया है इस राज्य में। न अब मुख्यमंत्री तो छोड़िए, मुख्यमंत्री तो अपनी सिक्योरिटी में रह रहे हैं, आम आदमी कोई सेफ नहीं है, कोई सिक्योर नहीं है, जो पुलिस का रक्षक है वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। कि अभी तो इधर आपके लिए पूरी गली मोहल्ले दीपक जी, जो ये आप बात कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के लिए कोर्ट, लेकिन एक बात बताइए कि पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी बंद है और सरकार वहां पर कांग्रेस की है। अब जिस तरीके से बार बार लाने से रोका जा रहा है, जितने बड़े अपराध में फिलहाल रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, उससे ज्यादा कई संगीन अपराध तो यहाँ यूपी के किए हुए हैं। अगर वो पूरे मामले को ट्रांसफर करने की बात हो रही है, बार बार ये बात हो रही है कि वापस यहाँ बुलाया जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि मुख्तार अंसारी को सजा के बाहर वापस गद्दी पे बैठा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो फिर कांग्रेस भी सपोर्ट कर देना। ये जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, इन्हीं की वजह से तो इनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं, इतनी हिमाकत हो जाती है कि पुलिस वालों पर एक बार भी हमला करने से इनको कोई डर नहीं लगता। देखिए, आपको कानून पे भरोसा नहीं है क्या? चाहे कानून देश का नहीं है, कानून देश का है, संविधान देश का है, जो कोर्ट डिसीजन देता है वो देश के संविधान से सजा देता है, सजा सुनाता है। तो चाहे पंजाब का कोर्ट हो चाहे, लेकिन आप ये देखिए, इंसान के जीने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, अपराधी भी क्यों ना हो, तो ये हमारा संविधान अधिकार देता है। सरकार ये सवाल तो आपसे भी एक दीपक जी, कांग्रेस पर भी उठता ना क्या कि कांग्रेस को भरोसा नहीं है कानून के ऊपर? जब यूपी पुलिस बार बार लेने जाती है तो फिलहाल खैर चलिए, यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आपने मारा। नीतू जी, आई वांट कमेंट। ठीक, चलिए जैसे आपके नीतू जी, मैं अपना लास्ट कमेंट करना चाहता हूँ। जी मनोज जी बोलिए। भाग रहा था, देखिए, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के कानून पे क्या अपराधियों को विश्वास नहीं है क्या? आप बताइए, जो अपराधी जेल की शरण में आ जाता है, उसमें अगर वो विपक्ष की पार्टी से संबंधित है या भाजपा का नहीं है, तो उसका एनकाउंटर जेल में हो जाता है। बजरंगी सिंह को जेल में मार दिया गया, विकास दुबे को रास्ते में गाड़ी पलटा के मार दिया गया। क्या जो भाजपा के अपराधी जेल में बंद हैं, अभी लखनऊ में अजीत सिंह की हत्या हुई, क्या उस हत्या का बदला लेने के लिए गुट्टू सिंह से लेके तमाम अपराधी जो उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद हैं, उनका एनकाउंटर सरकार करेगी क्या? क्यों नहीं करने की कोशिश कर रही है? क्यों उनको जेल से बाहर निकाल के आप उनका एनकाउंटर नहीं कर रहे हो? आप भाजपा के अपराधी को बचाओगे और किसी दूसरी पार्टी के अपराधी को मारोगे, ये तंत्र नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये राजतंत्र, ये लोकतंत्र बिल्कुल इसके जगह नहीं। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है, अपराधी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप जेलों में भी आप जिंदगी नहीं इसमें रख सकते हैं, तो आपकी सरकार चलाने का कोई मतलब चलिए ठीक, रणवीर जी मेरा सवाल आपसे, तो चल प्रचन करते हैं बस। बिल्कुल रणवीर जी, एक बात बताइए, क्योंकि लगातार सरकार ये बात कह रही है यहाँ पर कि हम खूब कार्रवाई कर रहे हैं, माफियाओं के ऊपर हो चाहे उन अधिकारियों के ऊपर हो जिनके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं या देखा जाता है कि कार्यप्रणाली में गड़बड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस तरह की जो कार्रवाइयां होती हैं अधिकारियों के ऊपर भी, लेकिन वो अधिकारियों के लिए नजीर नहीं बनते। अभी भी देखा जा रहा है, बिकरू कांड तो पहले की बात हो गई, हाथरस देख लो, अब या आज कासगंज की बात देख लो। इस तरह की के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो अक्सर सवालों के घेरे में रही है और आज भी है, यानी कि उनमें कोई डर कोई खौफ है नहीं। आखिर किस तरीके से इसे सुधारा जा सकता है? देखो, इसको सुधार के 3 कार्यक्रम हैं। सबसे पहले हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर हैं,
उनको पुलिस वालों की बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन होनी चाहिए कि आप किसी कीमत पे किसी अपराधी को नहीं बख्शोगे। नंबर 2, सीएम की हिदायत अपने जो कार्यकर्ता हैं, छोटे नेता हैं, उनके ऊपर होनी चाहिए कि भी अपराधियों के मामले में कोई शरण ना दे और कोई भ्रष्टाचार का सिस्टम ना बनाए। ये लाइन सीएम की क्लियर जो है डीजी को, चीफ सेक्रेटरी को और डीसी एसपी को होनी चाहिए। तो ये लाइन में कमी होने की वजह से और जो छुट भैया नेता है उनका दखल अंदाजी थानों में रहता है और इन अपराधियों को संरक्षण रहता है। लेकिन जो सीनियर लेवल है वो फिर भी सीएम की मदद लेकर के इन जो छुट भैया नेता है इनको काबू करे और अपने मुलाजिमों की ट्रेनिंग, हमारा जो ट्रेनिंग पार्ट है, क्राइम रिकॉर्ड का काम है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा। अगर वो ट्रेनिंग पार्ट सही है और अपराध जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है वो सही रहेगा, सीनियर ऑफिसर की सुपरविजन सही रहेगी, तो हर हालत से ऐसे अपराधी इलाके में नहीं पनपेंगे। और लास्ट अकाउंटेबिलिटी में बार बार बोल रहा हूं कि जो भी मुलाजिम है उसने जो गलती की है, चाहे जूनियर लेवल पे है, सीनियर लेवल पे है, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स पक्की तरीके से और वो नजीर बने बाकी मुलाजिमों के लिए। अगर आपने अपराधियों के साथ कोई मिली भगत की तो उसके लिए आप बख्शे नहीं जाएंगे और डिसमिस भी होंगे और साथ साथ आपके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होंगे कि आप अपराधियों से गठजोड़ करते हैं। जब ये कार्रवाई हो जाएगी तो फिर कोई पुलिस वाला हिम्मत नहीं करेगा कि भी हम कोई अपराधियों से गठजोड़ करें। और यही कार्रवाई उन छुट भैया नेताओं के ऊपर होनी चाहिए जो थानों में सुपरविजन मजबूत करना पड़ेगा। चलिए, समय खत्म हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, न्यूज़ इंडिया के साथ शामिल होने के लिए। सबसे बड़ी बात कि इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ समय से लगातार आ रही है। सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन अक्सर सवालों के घेरे में अधिकारी रहते हैं। लेकिन ये जो अधिकारी सवालों के घेरे में रहते हैं, इनके ऊपर अगर सख्त कार्रवाई हो वाकई में, तो शायद वो नजीर बन सके और अधिकारियों के लिए और इस तरीके के कांड दोबारा ना हो। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।